चलिए जी, तो आते हैं। बताओ जो डाउट्स है वो बताओ। पहले 15 क्वेश्चंस में जो डाउट्स है वो बता दो मुझे भाई। हाँ, बल्कि आप ना असाइनमेंट उन दोनों किसी बच्चे के साथ शेयर कर लो। तुम्हारे पास है दोनों के पास? राहुल तुम्हारे पास है? अच्छा, तुम दोनों के पास है? एक इसको दे दो, बल्कि दे दो। देना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 14। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 9। ओके, और कोई? 8, 8, 9, 12, 14, 9। चलो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। यहाँ बल्कि तो आपको पता चल गया है कहाँ से कर रहे हैं हम क्वेश्चंस। ओके, तो रेट मेजर ऑफ क्वांटिटीज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है वो? द सरफेस, बोलना एक बार। ओके, द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। स्फेरिकल बलून का जो सरफेस है, सरफेस से मतलब सरफेस एरिया। स्फेरिकल बलून का सरफेस एरिया होता क्या है? 4 पाई ये होता है सरफेस एरिया। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम डी ए बाई डी टी निकाल लेते हैं जी। तो डी ए बाई डी टी क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे? 4 पाई तो कांस्टेंट है ही है, इनटू में इसका डेरिवेटिव हो गया 2r dr/dt। ओके है क्या? 2r इंटू में dr/dt। ओके है क्या? अच्छा जी, अब हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्या मिल गया मुझे यहाँ से? dr/dt की वैल्यू मिल गई है 1/4 पाई r। अब यूनिट को साइड कर दो फिलहाल के लिए, dr/dt आ गया। यहां तक डन है? ओके, आगे क्या पूछ रहा है वो? ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है हमारा? 4/3 पाई r क्यूब। तो रेट ऑफ चेंज निकालना है इसका, यानी कि मुझे निकालना है dv/dt। डिफ्रेंशिएट किया, 4/3 पाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव है 3r² और r का डेरिवेटिव dr/dt और आएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। पावर आगे लाओ, एक पावर कम करो, फिर जो बेस है यानी कि r उसका डेरिवेटिव। अच्छा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और dr/dt की जो वैल्यू निकाल रखी है ऑलरेडी हमने, वो हमने पुट कर देनी है यहाँ पे। तो ये आ गया 4 पाई r² और dr/dt इज 1/4 पाई r। मानते हो? अच्छा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो बचा कौन ऊपर? ओनली r बचा भाई। dv/dt की वैल्यू r आ गई। एट किस पॉइंट पे चाहिए? एट r इज इक्वल टू 6। तो जब r 6 होगा तो dv/dt कितना होगा? 6। अच्छा, अब यूनिट पे आते हैं। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होता सरफेस में चेंज, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर होगा। हैप्पीली डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, एक 8 में कोई डाउट अभी भी किसी बच्चे को? हाँ जी विदुषी जी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। युग पेपर मिल गए भाई आपको? यार कितने आए बताया नहीं यार आपने। 35? झूठ तो नहीं बोल रहा ना? पक्का एकदम? क्या बोल रहा है? 45 पे थे ना? 35 आए हैं, अब तुम्हें देनी पड़ेगी उसको पार्टी, है ना? तेरे 58 है और हाईएस्ट 61। चलो कोई नहीं। हाँ जी, डन ये। डन, तेरे तेरे हो गए थे पेपर, तुझे मिले मार्क्स? नहीं?
ढीले हैं, कोई बात। अच्छा पीटीएम से एक दिन पहले दे देते हैं ना, कब पता चला पीटीएम के बाद दे रहे हो, हैं? पीटीएम के बाद भी देते हैं पीटीएम में ये बताते होंगे नहीं हम पेपर चेक कर रहे हैं जी, अभी धीरे धीरे हो गए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 माही पढ़ना जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के बताना। एक मिनट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, हाँ तो एक मिनट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट, इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट मतलब एट एनी टाइम, ठीक है? तो दैट मीन्स डीवी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस, यानी कि एस। हाँ तो फिर क्या हो गया? तो वो तो यही तो बोल रहे हैं ना, सरफेस के हिसाब से प्रोपोर्शनल है भाई। रेट ऑफ डिक्रीज है, ठीक है मैं मान रहा हूँ रेट ऑफ डिक्रीज है, तो डीवी बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम दैट इज डीवी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस, तो मैं तो ये लिखूंगा, ठीक है? और सरफेस का मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है, कैसी बॉल है? स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल बॉल है तो एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, इज प्रपोर्शनल में क्या लगा दो, इक्वल लगा दो, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, और के कैसा नंबर होगा, नेगेटिव होगा। ये है डिक्रीज का मतलब। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया कि के कैसा नंबर होगा यहाँ पे, नेगेटिव नंबर होगा, और साथ में एस, एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4πr²। बात समझ में आ गई? अरे के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बट क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है तो इस वजह से के कैसा नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होना चाहिए। बस इतना मीनिंग है। अब चलते हैं जी आगे। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करते हैं यार, 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव बोलो, 3r² इंटू में dr/dt, ओके जी, इज इक्वल टू क्या आया बोलो, k इंटू में 4πr², मानते हो ये? हाँ ना, कुछ बोल दो यार। ओके 4πr², 4πr² से चला गया, देखो 4πr² चले गए। अच्छा 3 से 3 चला गया, 3 से ये 3 चला गया, 3 से ये 3 चला गया भाई। अच्छा कौन कौन बचे अब बताओ, dr/dt किसके इक्वल बचा, के इक्वल बचा, dr/dt इज इक्वल टू के। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब क्या था क्वेश्चन में, आओगे पढ़ते हैं। आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस यानी कि dr/dt से वो डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज का कैसे पता चला कि वो नेगेटिव में दिया हुआ है, कि हमारा कैसा नंबर यहाँ पे, नेगेटिव है, तो इसका मतलब दैट में, और के क्या है, कांस्टेंट भी है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस is negative, that means radius decreases at a constant rate k, constant rate k। बस ये लिख देना हमें, हैप्पीली डन। कोई डाउट बताओ, कोई भी डाउट है तो बोलो यार। बस स्टेटमेंट में आपको वहां से न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते ही आपका क्वेश्चन डन है, ठीक है? चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी डन। और कौन सा डाउट बता रहे थे भाई, 12 है ना? क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ऐश नहीं आ रहा समझ में यार? ठीक है मुस्कान दीदी आ रहा समझ में? ठीक है। हाँ कुणाल, कुणाल तुझे पेपर मिल गया था बेटा वो, राहुल तुझे ही दिया था ना मैंने इसको पेपर देने के लिए, तूने दिया नहीं? अच्छा तो अभी भी बोल देगा बाद में दे दियो यार। भाई पेपर लेने में दिक्कत हो रही थी यार, बस सिर में दर्द हो रहा था ना, इस वजह से।
नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नहीं सॉरी, कौन सा, 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलो जरा। अच्छा 11 भी नहीं हुआ तो तूने बोला नहीं अभी, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो यार, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो जरा खुद से, क्वेश्चन को एक बार खुद से रीड कर लो जरा, क्या बोला हुआ है। खुद से रीड कर लो। हाँ विदुषी जी, किए थे क्वेश्चंस 15 तक, वो भी नहीं किए, मुझसे बोल रहे हो कि सर एओडी करा दो। ग्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ के बता दो जरा। एक एंगल फाइंड आउट करना है मुझे, फाइंड एन एंगल थीटा विच इंक्रीजेस, यानी कि थीटा का रेट ऑफ चेंज, विच इंक्रीजेस एज फास्ट एज, सॉरी ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन, विच इंक्रीजेस यानी कि डी थीटा बाय डी टी, विच इंक्रीजेस ट्वाइस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन, मतलब जिस रेट से इसका साइन चेंज हो रहा है, यानी कि साइन थीटा, उस रेट के ट्वाइस के इक्वल है इस थीटा का चेंज। अब इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, पढ़ो पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स साइन, SINE साइन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन। हाँ, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में फाइंड आउट करनी है, ऐसा ऐसा कौन सा एंगल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बट वो 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है ऐसा एंगल। क्लियर है ना। चलिए तो इसको अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना भैया यहाँ पे, प्रश्न अनुसार। ठीक है जी, अब डी थीटा बाई डी टी क्या आया बोलो। हाँ जी बोलो बोलो। 2 इंटू में साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और इंटू में डी थीटा बाई डी टी आएगा ना भाई, थीटा का भी तो डेरिवेटिव होगा ना टी के रिस्पेक्ट में। अच्छा डी थीटा बाई डी टी आपस में चले गए, कौन बचा मेरे पास, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा कितना बचा 1/2, cos थीटा 1/2 कहाँ पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/3। लो जी ये हो गया तुम्हारा आंसर। हैप्पीली डन, QED, कितना सिंपल था ये तो। हाँ वही ना, कई बार होता है ऐसी चीजें हो जाती हैं, बल्कि ये तो आ रहा है यार समझ में। कुणाल भाई ये गेट बंद करके आओ, अब AC बंद कर देंगे तो फिर पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए यार, हैं। तो कोई बात नहीं, इस चेयर पे बैठ जा थोड़ी देर, नहीं 6 घंटे। अच्छा स्कूल में डायरेक्ट, अच्छा AC रूम्स हैं, बढ़िया, मुझे यहाँ पसीने से बाहर है, यहाँ पसीने से बाहर होते हैं अपने, तुम्हारा स्कूल तो बढ़िया है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 13। कोई नहीं बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ जरा पहले। हाँ ईशा जी आपने किए थे क्वेश्चन ये वाले, वो पेपर चल रहे हैं आपके है ना। अच्छा 8 तक किए थे, वेरी गुड यार। ऐशनी नहीं, क्यों, 8-10 क्वेश्चन दिए थे यार। अच्छा ठीक है, समझ सकता हूँ यार, बहुत काम होता है तुम लोगों के पास। अच्छा तो अच्छा पूरी क्लास का देते थे, अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड कर लिया सभी ने, राहुल भाई रीड कर लिया क्वेश्चन नंबर 13, बताओ जरा क्या बोल रहे हैं, बिना देखे बताओ ना बोल क्या रहा है, तुम रीड कर लिया। अच्छा रीड किया है तो बता नहीं पाऊंगा है, चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ो दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13। बल्कि तो आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लिया है। चलो युग बता जरा क्या बोल रहे हैं यार। क्या दिया हुआ है, एक कर्व, एक कर्व गिवन है, ओके देन
कर्व डिक्रीजेस, ठीक है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 में एक कर्व की इक्वेशन गिवन है हमें, y इक्वल्स टू, ये कोई भी एक कर्व मान लिया मैंने, इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x माइनस माइनस में 2x क्यूब, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन, ठीक है। इफ x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड, इसके किसी पॉइंट पे, इसके किसी पॉइंट पे जो x, y है, उसका जो x है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, 2 यूनिट्स पर सेकेंड, यानी कि हमें क्या गिवन है, dx बाय dt गिवन है 2 यूनिट्स पर सेकेंड, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, हाँ या ना। देन हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, स्लोप ऑफ द कर्व किस रेट से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान देना भैया, ध्यान देना, स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है ये पूछ रहा है वो। स्लोप होता क्या है, कर्व का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कर्व का मतलब होता है dy अपॉन dx, ध्यान रखना है बात, स्लोप ऑफ कर्व का क्या मतलब होता है, dy अपॉन dx, बट वो dy अपॉन dx का भी रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, ध्यान देना इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, तो स्लोप ऑफ द कर्व तो ये है, अब बोल रहा है कि ये किस रेट से चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका भी डेरिवेटिव पूछ रहा है, डी अपॉन डी एक्स नहीं, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन में डी टी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वो आपसे पूछना चाहता है। क्या डी टू वाई, क्या डी अपॉन डी टी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, समझो उसकी स्टेटमेंट, समझो स्टेटमेंट, समझो उसकी, हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, स्लोप ऑफ द कर्व इज दिस। अब पूछ रहा है कि ये जो कर्व है, कर्व का स्लोप है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका मुझे डी अपॉन डी टी चाहिए, बात क्लियर है, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो तो हमने लिख ही लिया, नोट कर लिया कि डी एक्स अपॉन डी टी हमें गिवन है, यहां से पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना आएगा बोलो, हाँ चलो वल्कीरत बताना यार, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, 5 माइनस 6x², डन। अब हमें इसका क्या करना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो नाउ डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ध्यान देना विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे आएगा d अपॉन में dt ऑफ dy अपॉन में dx विच इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव करो, चलो 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस, माइनस में कितना आया 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी, इंटू में डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी 2 है, तो ये हो गया माइनस का 24x, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू डाल दी मैंने। अच्छा एट द इंस्टेंट किस समय पूछ रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे पूछना चाहता है वो, तो एट एक्स इक्वल टू 3 पे क्या आ जाएगा, ये डी अपॉन में डी टी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू बन गया माइनस का 72 यूनिट्स पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो डिक्रीज हो रहा होगा इस रेट से, कोई डाउट इसमें, इसमें कोई डाउट भाई, समझ में आ रहा शताक्षी, चलो इसका एक क्वेश्चन में 11 और देख लेते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, 13 ना, ये 13 था, 11 क्वेश्चन और देखते हैं क्या, क्वेश्चन में 11 भी रीड कर लो भाई एक बार, मुस्कान पूछ रही है तो अब मना नहीं कर सकते ना, कोई और होता तो बताता नहीं वैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ईशा बताना यार, क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा तेज बोल दे यार, थोड़ा तेज बोल दे,
y coordinate is changing as fast 8 times as fast as the x coordinate. ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन। कर्व की इक्वेशन ये गिवन है, इस कर्व के ऊपर कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है ना, और उसका जो y कोऑर्डिनेट का जो रेट ऑफ चेंज है वो x कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज का 8 टाइम्स गिवन है। तो बताना है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है जी, चलिए तो हम यहाँ से सबसे पहले, ये तो हमारा गिवन हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर गिवन विद दिस। यहाँ से मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया मैंने इसको, तो क्या आएगा 6 इंटू में dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव बोलो आप 3x स्क्वायर इंटू में dx बाय dt। डन है क्या ये बात? अब इसमें पुट कर दो dy अपॉन dt की ये वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको कुछ नाम दे दें, हैशटैग नाम दे दें चलो। तो फ्रॉम दीज टू, फ्रॉम स्टार एंड हैशटैग व्हाट वी हैव इज, क्या मिलेगा बताओ भैया? dy अपॉन dt की ये वाली वैल्यू उठा के इसमें मैंने डाल दिया, तो 6 मल्टीप्लाइड है, ये वाला 6 मल्टीप्लाइड है, इस dy अपॉन dt की ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 8 dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। यस और नो? अरे ये वाली वैल्यू उठाई और इसमें पुट कर दिया है हैशटैग वाली इक्वेशन में। ठीक है जी, dx अपॉन dt चले गए दुनिया से। अच्छा कौन बचा बताओ? और 8 नहीं बचा, अच्छा 6 इंटू 8 और इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास +-4। और क्योंकि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व था तो x कोऑर्डिनेट तो मिल गया, तो कर्व पे क्या होता है, कोई भी पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x, y, और वो x, y ऑब्वियसली कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे भाई। तो जब x मेरा 4 होगा तो y कितना आएगा, लगा लो, y की वैल्यू 4 का क्यूब कितना हुआ 64 + 2 66 बाय 6 11 हो गया। -4 पे क्या आएगा -4 कॉमा -64 + 2 -62 अपॉन में ये 6, तो कितना हुआ -62 अपॉन में 6, तो माइनस का 31/6। डन है। ये हो गया हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स, यहाँ पे मेंशन कर देना रिक्वायर्ड पॉइंट। चलिए और कुछ, और कोई डाउट भाई, और कोई डाउट यहाँ पे ए और डी में, और कोई डाउट यहाँ तक? 14, हाँ जी चलो क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं क्या बोल रहा हुआ है। ओके एक लैडर है 13 मीटर की लेंथ है उसकी, और वो एक वॉल के अगेंस्ट वो खड़ी की गई है इस तरह से कुछ। ये हमारी पास वॉल है, ध्यान देना भैया, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, है ना। चलो ये वॉल है हमारे पास, और ये एक लैडर हमने इस तरह से कुछ लगा दिया, ये लो जी लैडर लगी। ठीक है ये लैडर है। ओके इस लैडर की जो लेंथ है वो फिक्स है 13 मीटर। लैडर की लेंथ थोड़ी ना चेंज करेंगे, बात समझ में आ रही है ना। लैडर को हम पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो लैडर की लेंथ चेंज नहीं होगी, कुछ और चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो आगे वो मेंशन करेगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ओके ये हो गया हमारे पास ग्राउंड, ये ग्राउंड वाला एरिया हो गया, इधर देख रहे हैं ये ग्राउंड वाला एरिया हो गया नीचे। ठीक है ये जो वाइट पट्टी बनी हुई है अपनी। अब वो क्या बोल रहा है कि इस लैडर को ना पीछे की तरफ खींचा जा रहा है लाइक दिस, कि जब मैं इसको खींचूंगा तो ये यहाँ से तो नीचे आएगी भाई, और यहाँ से वो पीछे जाएगी, ऐसे ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करेगी लैडर। यस और नो? अरे यस और नो? और इस तरह से अगर आप इसको इस तरह से पुल करते रहेंगे तो फिर दोबारा से ऐसा और सीन क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कुछ चलता रहेगा।
चलता रहेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर किसी टाइम टी पे वो लैडर यहाँ पे थी, यानी कि इस पोजीशन पे थी, लैडर का जो फुट है, लैडर का जो फुट है वो किसी पोजीशन पे तो यहाँ पे रहा होगा ना, यस और नो। तो अगर ये वाला डिस्टेंस, ये जो ग्राउंड लेवल से जो डिस्टेंस है वॉल के नीचे से, ये वाला डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ एक्स है किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर, ठीक है। तो जैसे जैसे अब टाइम चेंज होगा तो एक्स भी चेंज होगा, हाँ या ना। तो वो हमें गिवन है डी एक्स बाई डी टी, वही तो हमें गिवन है कि लैडर को, है ना, अवे फ्रॉम द ग्राउंड किस रेट से वो खींच रहा है, किस रेट से पुल कर रहा है, 2 मीटर या सेंटीमीटर, 2 मीटर पर सेकेंड, ओके चलो। तो 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से वो यहाँ पे पुल किया जा रहा है जी, राइट। तो डी एक्स बाई डी टी हो गया ना हमारा, यस और नो, ओके। तो आपको ये 3 डायग्राम नहीं बनाने हैं, 3 पोजीशंस नहीं बनानी, मतलब आपको सिर्फ एक ही पोजीशन करके दिखाने हैं। ये तीनों पोजीशन सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए थी, है ना। यू हैव टू मेक डायग्राम लाइक दिस ओनली, बस कि ये एक डायग्राम हो गया, ये लैडर हो गई है, ये वॉल हो गई है, और ये ग्राउंड हो गया नीचे, ठीक है। अच्छा, ये एक्स था मेरा, ये एक्स था मेरा। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 13 मीटर, ये हाइट हो गई किसी टाइम टी पे एच है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे जी, क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ओके ओके, मैं यहाँ पे एच क्या मान रहा हूँ बताओ, पहले ये बताओ कि एच मैंने क्या माना है यहाँ पे, हाइट, किसकी हाइट, वॉल की हाइट, लैडर की हाइट, लैडर की हाइट तो फिक्स है 13 मीटर है। किसकी हाइट है ये हाइट है किसकी, हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द लैडर, हाइट ऑफ द लैडर विद द वॉल, ध्यान देना, हाइट ऑफ लैडर विद द वॉल। से हाइट ऑफ द लैडर विद द वॉल, वॉल के साथ लैडर की हाइट कितनी है, दैट इज एच। बात समझ में आ रही है ना, वॉल तो यहां तक है भैया, यहां से, और हाइट हम मान रहे हैं ये वाली सिर्फ एच। और ये थोड़ी ना डिक्रीज होगी, वॉल थोड़ी ना, वॉल की हाइट थोड़ी ना डिक्रीज हो जाएगी, वॉल की हाइट तो उतनी रहेगी, और लैडर की लेंथ भी उतनी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होंगे, यस और नो, ठीक है जी। सो डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है और डी एच बाई डी टी वो पूछ रहा है, मतलब इसको आप सरकाए जा रहे हो और ये नीचे की तरफ आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो बताओ कि जब x जो है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होगा, तो जो h है उसके रेट में क्या चेंजेज आएंगे, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले ये है कि यार डी एच बाई डी टी निकालने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए ना, मतलब कोई तो रिलेशन चाहिए जिसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, राइट। तो क्या मुझे डायग्राम में कोई रिलेशन दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है। सो क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि एच स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कितना है बताओ, 169, 13 का स्क्वायर 169, वेरी गुड। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट किया मैंने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे क्या आया, 2h डी एच बाई डी टी प्लस बोलो 2x डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 169 का डेरिवेटिव 0, ठीक है जी। अच्छा, डी एच बाई डी टी निकालना है, 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया क्योंकि राइट साइड में 0 था, अपॉन में चला गया, वो 2 तो चला गया ना। अच्छा, बचा कौन मेरा, डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है ये वाली टर्म माइनस में जाएगी उधर, और डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ था, डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे लिखा हुआ है, डी एक्स बाई डी टी इज 2, ठीक है। तो ये जो 2 है यहाँ पे रखा, 2x बना, उधर जाके माइनस का 2x, और ये जो h है वो अपॉन में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट, डी एच बाई डी टी आ गया। अब किस किस इंस्टेंट पे पूछ रहा है वो, व्हेन 5 मीटर अवे फ्रॉम द, व्हेन x की वैल्यू 5 है, जब x की वैल्यू 5 होगी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू तो डाल दूंगा, माइनस का 10 आ गया, बट अपॉन में h रह गया। अब सोचो कि अगर x की वैल्यू फिक्स कर दी जाए 5 है, तो क्या h की वैल्यू फिक्स मिल जाएगी तुम्हें, कितनी, 12। अरे जब ये 5 होगा और ये 13 है तो ये 12 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन x इज 5 दिस इंप्लाइज h becomes 12, so therefore dh by dt is equals to -2 into में
एक्स इज 5 अपॉन में ये 12, तो माइनस का 5/6। इसका मतलब हाइट इज डिक्रीजिंग, हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, किस रेट से बोलो, एट द रेट ऑफ 5/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर था मीटर था, मीटर था, मीटर, मीटर लिख दिया मैंने। यहाँ पे वर्ड डिक्रीजिंग लिखा है तो यहाँ से माइनस साइन हटा दिया है, ध्यान देना। यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख दिया ना मैंने, तो यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है फिर। एनी डाउट बोलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आया हुआ है सीबीएसई में 2-3 बारी। चलें जी आगे चलें। हाँ जी डन, डन, ओके। अभी और को डाउट बचा है? हाँ एक चीज पूछो। क्या? अच्छा, इसने वर्ड यूज किया है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है या तो फंक्शन इंक्रीज करे या फिर फंक्शन डिक्रीज करे। हाँ ऐसा ना, ठीक है। मोनोटोनिसिटी मतलब या तो इंक्रीजिंग नेचर या फिर उसका डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऐसे बोलते हैं वर्ड वो। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब सिंपल है, दैट मीन्स वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए और बताओ, और क्या पूछना था? चलिए तो अब हम आगे चलते हैं यार। 15 क्वेश्चन तक डन है। अब आप ट्राई करके आएंगे फिर से 15 के बाद, यानी कि 16 से लेके 22 तक, है ना। 7 क्वेश्चंस खुद से ट्राई मारना, नहीं होंगे फिर से हम डाउट्स में, ठीक है। तो पहले खुद से स्टेटमेंट पढ़ो, उसको ट्राई करो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने रिवीजन पे, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस पे। उसको भी रिवाइज करना है ना। संडे टेस्ट है अगले संडे, मैंने क्या बोला इस संडे, है ना। हाँ अगले संडे है। ओ खुश हो गई याशनी, ओहो बढ़िया है। नहीं इस संडे नहीं, इस संडे छुट्टी रखेंगे यार, है ना। इस संडे छुट्टी है। हाँ डेट भी लिखी है ना मैंने, 27, ठीक है। क्या क्या? नहीं नहीं, रिलेशनल फंक्शंस और साथ में एओडी। हाँ डिफरेंशिएशन लिखा था, श्योर। एक बार चेक करना, मुझे याद है एओडी था शायद, डिफरेंशिएशन लिखा है, ठीक है। रिलेशनल फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट यार, कितने टेस्ट करा दिए मैंने डिफरेंशिएशन के, है ना। 3 या 4 टेस्ट हो गए, बट नंबर अभी वही 50-60% ही आ रहे हैं, 25 में से 12, 15, 16, है ना। एक बच्चे को छोड़ दिया जाए तो बस, ठीक है ना। हाँ, चलो तो आते हैं रिलेशन फंक्शंस में, आते हैं भाई। कहाँ तक पहुंच गए थे हम, देखें जरा एक बारी। अभी 11th का ही पार्ट कराया था, है ना। एक बारी यहीं पे देख लेते हैं। हाँ लिखने की जरूरत ही क्या है, पूछा तो गलत बता दिया, 3 में से 1, 3 में से 1 तो गलत ही बताया था उन्होंने। डोमेन यार, ठीक है ओके। हाँ वो जरा सा ही बहुत होता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं एक बारी। हाँ ठीक है, तूने बताया ना, ये अच्छी बात है, ठीक है। मुझे ना टाइम पे याद दिलाओ, 3:30 पौने 4 बजे के आसपास, जब मैं घर से निकलने वाला होता हूँ। हाँ कॉल कर देना, बिल्कुल। अच्छा इधर आ जाओ भैया। रिलेशनल फंक्शंस में, रिलेशन में मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया, पहले बेसिक डेफिनेशन बता दिया कि रिलेशन होता क्या है ना। रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी नहीं थी मैंने, सिर्फ बता दी थी आपको रिलेशन की डेफिनेशन। एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है शायद लिखी भी है नेक्स्ट पेज पे।
हाँ लिखी तो थी ये ना। तो रिलेशन क्या है हमारे पास, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वो एक रिलेशन होता है। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मींस एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है उसका जो हर सबसेट है वो क्या है, एक रिलेशन होता है। एंड वाइस वर्सा, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट है तो वो एक रिलेशन को क्रिएट करेगा। ठीक है, सिंपली ये ध्यान रखो कि ए क्रॉस बी जो बनेगा उसका कोई भी जो सबसेट है वो अपने आप में एक रिलेशन। ठीक है, अब हमने ये बोला कि जैसे कि एक सेट है ये वाला 1 2 3, बी सेट है ए बी, तो ए क्रॉस बी में 6 पेयर्स बने थे। अरे ए क्रॉस बी में 6 पेयर्स, ये तो 11th में पढ़ा हुआ है सारा। ठीक है, तो इस ए क्रॉस बी में से ही मैंने कुछ कुछ पेयर्स उठा उठा के कुछ मैंने रिलेशंस बनाए, मतलब ये ऐसा बोल लो कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बनाए, तो वो सारे के सारे जो सबसेट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, रिलेशंस कहलाएंगे फ्रॉम ए टू बी। और इसी बेसिस पे हमारे पास एक फॉर्मूला बना नंबर ऑफ रिलेशंस का। तो क्या फॉर्मूला बना वो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यस, टू की पावर में एन ए इंटू एन बी, टू की पावर में एन ए इंटू एन बी किसका फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए क्रॉस बी क्रॉस है ये बताया। अच्छा एक और चीज बताई थी मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एन ए इंटू एन बी क्रॉस ए में भी एन ए इंटू एन बी या एन बी इंटू एन ए बोल लो, बात सेम ही हो तो। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ये बताया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए वो दोनों सेम होते हैं, बट ये दो सेट्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, देन फिर आते हैं हम नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, टू की पावर एन ए इंटू एन बी, उसमें से 1 माइनस कर दो। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी रिलेशन को। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी रिलेशन, उसको मैंने माइनस किया किस में से, टोटल रिलेशंस में से, तो हमें क्या मिलेंगे, नॉन एम्प्टी रिलेशंस मिलेंगे। ठीक है जी, यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई थी। फिर हमने बोला कि ए एक सेट है बी एक सेट है, ए से बी में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। और रिलेशन डिफाइन क्या किया मैंने, रिलेशन मीन्स मैंने क्या बताया, बहुत ही सिंपल से शब्दों में, रिलेशन मीन्स प्यार करना। ठीक है, एक्स जो है वाई से रिलेट कर रहा है, मतलब एक्स वाई से प्यार कर रहा है, उसकी कंडीशन है। अब प्यार करने की कंडीशन है यहाँ पे, क्या कंडीशन है कि एक्स वाई से प्यार कब करेगा, जब एक्स वाई से बड़ा होगा, एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। और एक्स किस सेट में, इस सेट में, और वाई इस सेट में। तो जो जो पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे के सारे रिलेशन में आ जाएंगे, यस और नो। जैसे कि अब यहाँ पे जो x है वो 3 लिया मैंने, y मैंने लिया 2, तो 3 2 से प्यार करेगा, क्यों, क्योंकि 3 2 से बड़ा है। बट 1 2 से प्यार नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या। तो ऐसे सारे पेयर्स को मैंने कलेक्ट किया। अब उसके बाद हमने बात करी कि ये तो रिलेशन बन गया डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। डोमेन में ए सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे, डोमेन में ए सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करें। जैसे 1 और 2 थे यहाँ पे, 1 और 2 डोमेन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि 1 जो है किसी से रिलेट नहीं कर रहा, 2 भी किसी से रिलेट नहीं कर रहा, और बाकी के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट कर रहे थे, तो इसलिए बाकी के जो 3 4 5 6 है वो डोमेन में आएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई, हाँ या ना, कुछ बोल दो यार, बढ़िया हुई। से ऐसे ही फिर रेंज की बात करी हमने, तो रेंज क्या है, बी सेट के वो वाले एलिमेंट्स, रेंज क्या है, बी सेट के वो वाले एलिमेंट जो कि ए से रिलेटेड है। और कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा सेट बी। ठीक है, यहां तक की बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। किस पे आ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो चलो चलते हैं फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस। जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो नोट करना शुरू करें, और जो जिनको लगता है कि यार हमने तो कर रखा है नोट, वो ध्यान से समझे फिर से। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में पहला जो रिलेशन है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, और इसको हमने दूसरे तरीके से क्या समझा है, सेल्फ लव ओनली।
अच्छा एक और बात, जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशंस है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, वो हमारे पास क्या हैं, दीज आर द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। मीन्स ध्यान देना, इधर ए सेट इधर है और जो राइट साइड में सेट है वो भी ए, मतलब ए सेट से ए सेट में ही रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो, और उस रिलेशन को अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब ए सेट के, ध्यान देना, ए सेट के सभी एलिमेंट्स, ए सेट के सभी एलिमेंट्स कैसे हों, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, मतलब अपने आप से रिलेटेड। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अब कुछ बच्चे ना आपस में बातें कर रहे हैं, every element of A is related to itself only, ध्यान देना, itself only। ए सेट का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए किससे, सिर्फ और सिर्फ खुद से, अपने आप से रिलेट हो और किसी से रिलेट ना हो। अगर ऐसा कोई रिलेशन बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए सेट लिया मैंने, उसमें सिर्फ 1 2 3 लिए, जैसे यहाँ पे बना ही देते हैं, 1 2 3 बना देते हैं यहाँ पे हम, है ना, ये हो गया 1 2 3। यहाँ पे भी 1 2 3 होंगे या कुछ अलग होंगे, 1 2 3 होंगे क्योंकि ए सेट है सर। ओके, मैंने बोला कि 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है और 3 3 से रिलेट कर रहा है, और कोई किसी से रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आर जो रिलेशन बनाया मैंने, उसमें मैंने 1 1 रखा, 2 2 रखा और 3 3 रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन में जो पेयर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि भैया वो पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे से प्यार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा वो तो सेम है, इसका मतलब 1 का सेल्फ लव हो गया, ऐसे 2 का भी और 3 का भी। यस और नो? तो एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू itself only, वो किसी और के साथ अटैच नहीं हो सकता, सिर्फ अपने साथ। ठीक है, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन, सिंपल। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन जो आर है ना, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी। और किस सेट से किस सेट में ये, ए से ए में, तो उसको हम लिख देते हैं आइडेंटिटी ऑन सेट ए, आई ए उसके चरणों में, ए उसके चरणों में। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए को हम डिनोट करते हैं आई ए। डन? चलो आगे चले भाई हम। अरे यार तुम्हारे स्कूल में क्या ही कराते हैं। चलो अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है सेल्फ लव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब है? सेल्फ लव। पहले क्या था? अरे पहले क्या था? सेल्फ लव ओनली। अभी क्या है? सेल्फ लव। देखो दो बातें हैं, एक बात मैं बोलता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करता हूं, और दूसरी बात मैंने बोली है कि मैं खुद से प्यार करता हूं। तो दोनों में डिफरेंस है। जो पहली बात बोल रही है उसमें मैं किसी और से प्यार ही नहीं करता, दुनिया जाए भाड़ में, सब कुछ भाड़ में जाए, मतलब मैं सिर्फ अपने आप से ही प्यार करता हूँ और नथिंग। और दूसरी स्टेटमेंट में मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद से जब प्यार कर रहा हूँ तो मैं औरों से प्यार कर सकता हूँ साथ में। बात समझ में आ रही है ना? तो खुद से प्यार करना जरूरी है, ओके है जी, औरों से प्यार करो, सब चलेगा। तो ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आ रही है ना? ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे ये कहा कि देखो ये है नेसेसरी कंडीशन, खुद से प्यार करना यहाँ पे क्या है? नेसेसरी कंडीशन है, औरों से प्यार करना अलाउड है, अलाउड है। ठीक है, मीन्स ये 1 2 3, इधर भी 1 2 3। अब वन ने क्या बोला है कि भाई चलो 1 1 से प्यार करेगा, खुद से तो वो प्यार करेगा ही करेगा, 2 2 से प्यार कर रहा है, 3 3 से प्यार कर रहा है, बट 1 जो है ना वो 2 से भी प्यार कर रहे हैं, 1 3 से भी प्यार कर, है ना? बस इतना ही मान लेते हैं चलो अभी। तो मैंने कहा कि भैया देखो इधर इधर आ जाओ, 1 1 1 2 1 3 2 2 और 2 नहीं, 2 नहीं है, फिर 3 3 है,
ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या ये हमारी जो कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट सेल्फ लव मतलब ये हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू itself, is related to only हटा दो itself। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? पहले ये चेक करो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? सर 1 जो है 1 से रिलेट कर रहा है, बढ़िया। 2 2 से रिलेट कर रहा है, हाँ जी। 3 3 से रिलेट कर रहा है, हाँ जी। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उसके अलावा कुछ भी हो चलेगा सर। डेफिनेशन तो इसने ही कहा ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। 1 1 से हो रहा है, 2 2 से हो रहा है, 3 3 से हो रहा है। अब 1 2 से भी रिलेट कर रहा है, 1 3 से भी रिलेट कर रहा है, तो चले, डन है। तो दिस रिलेशन इज वन ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या मैं इसके अलावा कोई और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सोच सकता हूं इसी सेट में? चलो चेक करते हैं। अगर मैंने एक और पेयर बनाया 1 1, मतलब पेयर्स का सेट बनाया 1 1 2 2 3 3। अच्छा चलो बताओ, ईशा बताएगी। ईशा ये जो रिलेशन है R2 नाम से, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? है, रिफ्लेक्सिव है। ओके ऐशनी होगा। अच्छा ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव? भाई आइडेंटिटी रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। मतलब जो भी सेट में एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट होंगे, और ये जो कंडीशन है ये रिफ्लेक्सिव के फेवर में तो जा ही रही है। बट ये जो रिलेशन R1 है ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। बात समझ में आई? Every identity relation is always reflexive, but a reflexive relation may not be identity relation। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? बढ़िया। चलो तो R1 आया, R2 आया, तो R1 R2 यहाँ पे दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव हैं। ओके, क्या इन दोनों के अलावा भी कोई और रिफ्लेक्सिव बना सकता हूँ मैं? R3। चलो चेक करते। अच्छा एक बात सोच रहे हो आप यार, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा है ना, तो 1 1 2 2 3 3 इन 3 पेयर्स का आना तो मस्ट हो गया। हाँ या ना? मस्ट हो गया। अब इसके अलावा सर कोई भी पेयर डाल दो, कोई भी पेयर डाल दो, किस में से उठा के? ए क्रॉस ए में से। किस में से? एक ए क्रॉस ए। कैसे? ए क्रॉस ए क्या बनेगा? ध्यान दो ध्यान दो। ए क्रॉस ए बनेगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। कितने पेयर्स बनेंगे ए क्रॉस ए में? 9 है ना। 3 इंटू 3 9 होता है। कुछ बच्चे 3 इंटू 3 6 कर रहे थे अभी ना, थोड़ी सी होगी मिस्टेक होगी, कोई नहीं। तो 2 1 हो गया यहाँ पे, देन फिर 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ध्यान देना इधर भाई, ये जो पेयर्स है टोटल 9 पेयर्स, इसमें से जो 3 पेयर्स है 1 1 2 2 3 3, इन तीनों का रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आना तो हो गया मस्ट। अब इसके अलावा मैंने बोला कि चलो एक काम करो, अब 2 को 1 से प्यार कराओ और 3 को भी 1 से प्यार करो। ठीक है, मतलब कौन कौन से पेयर ले लिए मैंने? 2 1 ले लिया ये वाला, और साथ में ले लिया मैंने इसके 3 1, और 1 1 2 2 और 3 3 तो है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो तुम्हें ऐसा अब फील होना शुरू हो गया होगा कि सर मैं तो और भी बना सकता हूँ, डिफरेंट बन सकते हैं ना और भी, है ना। 1 1 2 2 3 3 को साथ में रखो, और उसके अलावा फिर एक पेयर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, और जो बचा हुआ छठा है वो भी ले लो बेशक, तो भी रिलेशन क्या रहेगा? रिफ्लेक्सिव रहेगा। तो क्वेश्चन उठा यहाँ पे कि बताओ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बना सकते हैं? इसका तो देखो है ना, कुछ तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे भाई इसमें, है ना। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए containing
containing n number of elements। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, n की वैल्यू 3 लेते हैं, जैसे कि अभी हमने ले रखा है ऑलरेडी। तो जब सेट में 3 एलिमेंट है, ए सेट में, ध्यान देना भैया 1 2 3 है, तो हमारे पास जो ए क्रॉस ए बना उसमें 9 पेयर्स बने। 9 पेयर्स कौन कौन से? 1 1 बना, 1 2 बना, 1 3 बना, है ना, 2 1 2 2 2 3 बना, और 3 1 3 2 3 3 बना। ये सारे पेयर्स बने ए क्रॉस ए में, 9 पेयर्स। अब मुझे बनाना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है, ये वाले 3, इन तीनों के पास कोई चॉइस नहीं है। इन तीनों के पास कोई चॉइस नहीं है, इन तीनों को तो कंपलसरी आना ही पड़ेगा। इन तीनों को कंपलसरी आना ही पड़ेगा, किसके अंदर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं उनके पास चॉइस है, वो आना चाहे वेलकम, नहीं आना चाहे कोई बात नहीं, ऐसे वाले हैं वो, ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस है। ये आ सकता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए, और ये ना आना चाहे तो ना। 2 चॉइसेस हैं, या तो वो आएगा तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा, नहीं आएगा तब भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा। सिमिलरली इस वाले एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं? 2, आना ना आना। इसके पास सभी के पास 2 चॉइसेस हैं, आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो गई? 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड है, एंड बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। परमुटेशन याद करो, क्लास 11th में पढ़ी थी कभी शायद, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम काउंटिंग कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस जितनी होते हैं उतने ही तरीके बन जाते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के कितने तरीके हैं कि भैया इसके लिए 2 चॉइसेज है, इसकी भी 2 चॉइस, इसकी भी 2 चॉइस, सबके 2 चॉइसेज हैं। तो इसका मतलब सब क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्रिएट होंगे? सोचो अब। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस विल बी 2 की पावर 6। अब मुझे सोच के बताना, अगर ए सेट में 4 एलिमेंट होते, कितने एलिमेंट होते ए सेट में? 4 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए कितना आंसर आना चाहिए था, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा। चलो तो बल्कि आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर ए सेट में 4 एलिमेंट आ जाएं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बना सकते हैं अपन लोग? सोचो जरा थोड़ा सा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, अरे 3 वाले सेट पे 2 की पावर 6 64 बन रहे हैं, 4 वाले सेट पे तो यार और भी ज्यादा बनेंगे ना यार। 2 की पावर 6 64 होता है शायद, राइट। 16 कैसे होगा? और ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा चॉइसेज हो जाएंगी मेरे पास। सोचो सोचो, बहुत ही सिंपल सा आइडिया दिया है मैंने, पूरा पूरा मतलब समझाया है। ऐसे नहीं सुन लेगी, उसे पूछने वाला। चलो ऐशनी तो बता। 2 की पावर 4, ओके, 2 की पावर 4। चलो ईशा जी, 2 की पावर 12 कैसे? अच्छा, ओके। आयुष भैया, ओके। युग 2 की पावर 12, हाँ जी, 2 की पावर 12 सेम। 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 इज द करेक्ट आंसर, है ना। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए कंटेनिंग, कंटेनिंग कितने? 4 एलिमेंट्स विल बी 2 की पावर में। देखो सुनो सुनो सुनो, 2 की पावर में कैसे आया? तो जब 4 एलिमेंट ए सेट में होंगे 1 2 3 4, तो पेयर्स कितने बनेंगे? 16 बनेंगे, 16 बनेंगे पेयर्स, पक्का। कैसे? 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक है। ये 16 पेयर्स बने। उन 16 में से जो डायगोनल वाले होंगे वो कितने होंगे? 4। उन 4 के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको आना ही पड़ेगा। अब जो बचे हुए होंगे, कितने बचे हुए होंगे? 12, और हर एक के पास कितनी चॉइस? 2, तो टोटल चॉइस 2 की पावर 12। तो 2 की पावर में एक काम करो, 2 की पावर में पहले मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए 16 टोटल ए क्रॉस ए में, और उसमें से कितने माइनस हो गए? डायगोनल वाले 4,
और हर एक के बाद 2-2 चॉइसेस, तो आंसर आ गया 2 की पावर 12। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब ऐशनी इसका आंसर करो आप, जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है सबसे ऊपर, इसका आंसर तुम्हें बताना है। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स। अब सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे रिफ्लेक्सिव वाले? अब तो यार आसान कर दिया मैंने चीजें। इस स्टेटमेंट का आंसर करना तुम्हें। इतने अच्छे से कोई समझाता है यार, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, है ना? स्कूल में समझाया था ऐसे? मतलब ही नहीं है, हैं? बता रहा हूँ मैं बेटा, एमसीक्यू में क्वेश्चन तो डाल देते हैं बट ये बताते भी नहीं है। हाँ तू बता दे। देख रहे भाई, 2 की पावर में n स्क्वायर माइनस का n, 2 की पावर में n स्क्वायर माइनस का n। भाई n स्क्वायर नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएंगे भाई। 3 एलिमेंट थे तो 3 इंटू 3 9 पेयर्स, 4 एलिमेंट थे तो 4 इंटू 4 16 पेयर्स, n एलिमेंट होंगे तो n इंटू n स्क्वायर पेयर्स। उस n स्क्वायर पेयर में से n पेयर ऐसे वाले होंगे 1 1 2 2 3 3 अप टू n, तो n को हटा दो। तो एक्चुअल में n स्क्वायर में से मैंने n को हटाया, तो जितने बचे यानी कि n स्क्वायर माइनस n बचे, और सबके बाद 2-2 चॉइस, तो 2 की पावर। बिल्कुल सेम फॉर्मूला टाइप लिख दिया था मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 16 माइनस 4 करके, इसीलिए लिखा था कि और ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें जैसे n आए तो। ठीक है, अभी आया समझ में? लेकिन इसने मतलब ज्यादा मार इसको पकड़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले हम लोग, नेक्स्ट पे चले। ओके जी, अब सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप इज सिमेट्रिक। देखो मेनली आपसे जो पेपर में ना 3 टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम रिफ्लेक्सिव को फर्स्ट टाइप मान के चल रहे हैं एक तरह से। आइडेंटिटी रिलेशन मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब हम आते हैं सेकंड टाइप यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अभी था सेल्फ लव, पहले सेल्फ लव ओनली, फिर सेल्फ लव, अब कौन सा लव? बोथ साइडेड लव, है ना, दो तरफा प्यार है, कुणाल वाला नहीं है, वन साइडेड वाला, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफा प्यार है। कैसे भैया, कैसे? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कुणाल अपने बारे में बता रहा है वहां पे। यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे ए सेट है, इधर इधर ए सेट, यहाँ पे भी ए सेट। अब ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं, इधर आओ, इधर इधर, बातें बाद में करना। ए सेट यहाँ पे है, अच्छा जो ए सेट में यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वही सेम एलिमेंट्स यहाँ पे भी होंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत साइडेड लव का मीनिंग क्या है? वो कहता है कि अगर कोई ए बी से प्यार करे, ठीक है, अगर कोई ए बी से प्यार कर रहा है तो बी भी ए से प्यार करे। देखो यहाँ पे ए तो यहाँ पे भी होगा ना, यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, और यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे भी बी होगा। इस एलिमेंट को मैं बी नाम देता हूँ। तो अगर ए बी से प्यार कर रहा है तो जो बी है वो भी ए से प्यार कर। मीन्स ए रिलेटेड टू बी अगर मिलता है मुझे, इफ वेन एवर, ध्यान देना, इफ वेन एवर, जब कभी, इफ वेन एवर ए रिलेटेड टू बी मिले तो मुझे क्या मिलना चाहिए? बी रिलेटेड टू ए भी मिलना चाहिए। अगर ए रिलेटेड टू बी मिल रहा है तो बी रिलेटेड टू ए भी मिलना चाहिए। ए अगर बी से प्यार करे तो बी भी ए से प्यार करे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ना कई सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला यहाँ पे, देखो सुनो सुनो सुनो, ए मान लो, ए कोई ऐसा है यहाँ पे इस सेट के अंदर कि जो बी से प्यार करता है, चलो मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। बट जो बी है, अरे सुन ले, जो बी है वो ए से प्यार नहीं करता, तो इस वाले प्यार को क्या बोलोगे आप? ये तो वन साइडेड लव हो गया ना, है ना। ए ने देखा हाँ भाई बंदी बढ़िया है, तो बंदी को ए के बारे में पता ही नहीं कौन है, ठीक है ना। तो मतलब समझ गए ना आप?
तो ये वाला जो प्यार है ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं, ये नॉन सिमेट्रिक होगा, नॉट सिमेट्रिक। अच्छा सुनो सुनो, एक और सिचुएशन बनाते हैं अभी। ए जो है बी को प्यार ही नहीं करता, ए ही बी को प्यार नहीं करता, एंड ध्यान देना इधर, बी भी जो है ए को प्यार नहीं करता, ठीक है, मतलब ए रिलेटेड टू बी नहीं है और बी रिलेटेड टू ए नहीं है। तो यहां पे सिमेट्री बनी नहीं बनी, सोचो, बनी ना सिमेट्री, भाई ए बी से प्यार नहीं करता तो बी भी ए से प्यार नहीं कर रही है, ठीक है, बढ़िया है, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ऐसे बोल लो, जानते हैं तो छोड़ना हटना, तो साइड हो। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये क्या हो गया बताओ यहाँ पे, अब सिमेट्रिक हो गया, है ना, दोनों तरफ से एक जैसा दिख रहा है, दोनों तरफ से एक जैसा है कि ए बी को प्यार नहीं करता तो बी भी ए को प्यार नहीं करता, ठीक है, बट यहाँ पे सिमेट्री नहीं थी, यहाँ पे सिमेट्री नहीं थी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे धोखा था, है ना। चलो तो ये डन है, बात क्लियर है, चलो अब सिमेट्रिक भी समझ में आ गया। अब सुनो सुनो भाई, एक सेट लेते हैं 1 2 3, क्या क्या कोई दिक्कत नहीं है ना, चलने दो, ठीक है। इसकी एक और सिचुएशन आई है भाई, सुनो सुनो, ओ सुन ले भाई, बोलो दोबारा, दोबारा क्या होगा इसमें, इधर इधर इधर, ए बी से प्यार करे, बी ए से प्यार करे, एंड बी जो है वो बोल रहा है कि किसी और से भी प्यार कर रहा हूं, बी सी से रिलेट हो रहा है, ठीक है, ए बी से प्यार कर रहे हैं, बी ए से प्यार कर रहे हैं, ठीक है, बी सी से प्यार कर रहे हैं। तो अगर बी सी से प्यार करता हुआ मिल रहा है ना, तो हमें सिर्फ ये और चेक करना पड़ेगा कि सी बी से प्यार कर रहा है नहीं कर रहा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा फिर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हम क्या करेंगे, वो सी को एक तरह से एक नया दूसरा ए मान रहे हैं, ध्यान देना, यहां पे ए का मतलब ए नहीं है, यहां पे ए का मतलब कोई भी एलिमेंट है ए सेट में से, ए सेट में से कोई भी एलिमेंट उठाया और उसको मैंने नाम दे दिया ए है, ठीक है जी। अब वो जो ए है किसी दूसरे एलिमेंट बी से प्यार कर रहा है, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि बी ए से प्यार कर रहा है नहीं कर रहा। बट अब कोई बंदा बोल रहा है कि नहीं यार जो बी है ना वो सी से प्यार कर रहा है, तो वो जो सी है वो एक तरह से ए बन गया नया, वो जो सी है वो क्या बन गया, एक तरह से नया ए, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट को मैं ए और बी से आइडेंटिफाई कर रहा हूं। अभी अगर ए सेट में मान लो 100 एलिमेंट्स है ना, तो मेरे लिए एक एक करके वो 100 के 100 एलिमेंट ए का काम करेंगे, एक एक करके, कि पहले वाला जो एलिमेंट है 1 है मान लो, तो वो ए है मेरा, अब मैं देखूंगा कि 1 किस किस से रिलेट हो रहा है, तो वो सारे बी है। बात समझ में आ रही है? फिर दूसरा एलिमेंट फिर वो ए है, फिर दोबारा से देखेंगे हम किस किस से प्यार कर रहा है, और फिर उसका रिवर्स देखेंगे वहां पे। तो ऐसा हर एलिमेंट के लिए देखना है मुझे, और हर एलिमेंट मेरा ए है और हर एलिमेंट मेरा बी है। ए की वैल्यू मतलब सारे एलिमेंट ऑफ सेट है, बी की वैल्यू मतलब सारे एलिमेंट ऑफ सेट है। बात समझ में आ रही है? अभी एक एग्जांपल कर, इसीलिए मैंने एग्जांपल उठाया था यहाँ पे, ठीक है। तो ए सेट ये है, आर सेट मान लेते हैं अभी हम, रेडिएशन वाला, उसमें पेयर्स बनाए मैंने, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, ध्यान देना भाई इधर, और 3 1 है। बताओ अब जल्दी से कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, रिलेशन ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखो 1 2 से प्यार कर रहा है, 1 2 से रिलेटेड मतलब 1 2 से प्यार कर रहा है, तो अब मुझे क्या देखना पड़ेगा कि 2 1 से प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ जी सर मिल रहा है, 2 1 से प्यार करता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। अब देन फिर 1 3 से देखो, अब देखो ए रिलेटेड टू बी मिला, और यही ए, यही सेम ए है ना, ये सेम ए, थोड़ा नोटी है, ठीक है, 1 2 से प्यार कर रहा है, 1 3 से भी प्यार कर रहा है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा, 3 1 से प्यार कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ये है ना, चलो ठीक है। तो ए बी से रिलेट मिला, ए सी से रिलेट मिला, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि वो सी है, हम क्या देखेंगे, इसको पहले ए कोमा बी मान के इसका बी कोमा ए देख लिया, अब उस ए कोमा बी को भूल जाओ, फिर दोबारा से ए कोमा बी नया बनाइए, फिर इसका बी कोमा ए ये। बात समझे? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा अब मान लो यहीं पे इसी सेम एग्जांपल में देखते हैं, इसी सेम सेट के अंदर अगर कोई ये बोलता है कि यार 2 3 नहीं है सर इसमें, है ना, माइंड में आया कि यार 2 तो 3 से प्यार कर ही नहीं रहा, तो 3 भी तो 2 से नहीं कर रहा ना, 2 3 नहीं है और 3 2 दोनों ही नहीं है, इसका मतलब सिचुएशन कैसी है, ऐसी है, ए बी से रिलेटेड नहीं है और बी ए से रिलेटेड नहीं है, चलेगा सर, सिमेट्री है, सिमेट्रिक है। बात समझे कि नहीं?
अच्छा, अब कुणाल बोल रहे हैं कि सर इसमें एक काम करो, इसमें 1,1 और डालो, 1 को थोड़ा और नोटी करते हैं, ठीक है ना। तो 1,1, तो 1 से ही प्यार कर रहे हैं, तो उसका अगर मैं रिवर्स भी करता हूं तो 1,1 ही बनेगा। तो ये तो सिमेट्री वाली कंडीशन को फिर से सेटिस्फाई कर गया। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो अभी भी ये सिमेट्रिक है, अभी भी ये सिमेट्रिक है। अच्छा, इसमें अगर मैं 2,2 और एंटर कर देता हूं तो ये सिमेट्रिक रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा तब भी, यस और नो? अब ये भी बातों बातों में मैंने 3-4 रिलेशंस बना दी सिमेट्रिक इसी में, सेम में। देखो इस 1,1 को हटा दो 1 मिनट के लिए, तो ये क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन। 1,1 को लगा दो तो सिमेट्रिक है, मतलब 2 तो ये बन गए। 2,2 को और एंटर कर दो इसमें तो भी सिमेट्रिक है। 3,3 को और एंट्री दे दो, सिमेट्रिक है ना। 1,3 और 3,1 इन दोनों को हटा दो मान लो, तब भी सिमेट्रिक रहेगा। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब फिर से क्या क्वेश्चन आ रहा है माइंड में अब कि सर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस जैसा कुछ बनेगा क्या? यस। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का पता लगाना है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो भाई, जिन्होंने नोट नहीं किया है पहले इसको नोट कर लो। दिस इज सिमेट्रिक। क्या क्या बोल रहा है? इनका मतलब समझा नहीं मैं, क्या बोलना चाह रहा था? बेटा मैं तीसरे एलिमेंट को फिर से ए नाम दे रहा हूं ना, हर एलिमेंट का नाम ए है, ए की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अगर ये 1 2 3 लिखे हैं तो इसका इसकी वैल्यू भी ए है, ये ए के ही वैल्यूज हैं, और यही सारी वैल्यूज बी की भी हैं, यही सारी वैल्यूज ए की हैं और यही सारी वैल्यूज बी की हैं। और जब ट्रांजिटिव आएगा तो यही सारी वैल्यू सी की भी होंगी फिर, ठीक है। ये नोटेड? बल्कि आ रहा है यार थोड़ा बहुत समझ में? देखो हमने हमने मेनली जो डेफिनेशन, मेन जो डेफिनेशन वो कहती है कि अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी ए से रिलेट होना चाहिए। इफ वेन एवर, जब भी कभी ए बी से रिलेट करेगा तो बी ए से रिलेट मिलना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन मेरे पास आई निकल के कि अगर ए बी से प्यार कर रहे हैं कि ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, वो तो वन साइडेड लव हो गया ना फिर, ठीक है। ए बी से प्यार नहीं कर रहा और बी भी ए से प्यार नहीं कर रहा तो इसमें भी सिमेट्री मिल गई, दोनों साइड वाली सेम सेम चीज मिल गई दोनों साइड से, तो ये सिमेट्रिक हो गया। और कोई सिचुएशन बनेगी नहीं यहाँ पे। अच्छा ये वाली बात बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी सेट है ना, उस सेट के सारे जो एलिमेंट हैं उन सभी का नाम ए है और उन्हीं सभी का नाम बी है। मैं ए की वैल्यू कहां से लूंगा? ए की वैल्यू के लिए सेट में से तो लूंगा ना, तो ए की वैल्यू 1 भी है, ए की वैल्यू 2 भी है, ए की वैल्यू 3 भी है। ऐसे बी की वैल्यू 1 भी है, 2 भी और 3 भी, ठीक है। ए एंड बी आर एनी एलिमेंट्स ऑफ द सेट, कैपिटल ए। धन्यवाद, आया अभी समझ में ये? चलो तो अब हम आते हैं किस पे आ रहे हैं हम? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। देख लो भाई, इधर देख लो एक बारी। ए जो सेट है वो है 1 2 3, ए क्रॉस ए भी लिख देता हूं मैं तुम्हें लिए, 1 से 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3। जो बच्चे यार, जो बच्चे इसको रिवाइज कर रहे हैं है ना, जिन्होंने पहले पढ़ लिया है, प्लीज एक बार फिर से देख लें, नहीं तो बोर्ड पे आके समझा दें प्लीज। मैं थोड़ा बैठूं, मेरा गला भी खराब हो रखा है, तुम ही समझा दो तो बेटर रहेगा। ये ए क्रॉस है, ये आ गया मेरे पास। अब बात ये आती है मेरे कि मुझे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस चाहिए, है ना, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए इज इक्वल, चलो बनाते हैं। पहले एक काम करो, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना उनको साइड कर दो, इनका आना कंपलसरी नहीं है, बट मैं इनको फिलहाल के लिए बोल रहा हूँ कि भाई तुमने साइड हो जाओ, पहले औरों से बात कर लेते हैं फिर तुमसे बात करेंगे क्या करना है, ठीक है। तो मैंने इनको फिलहाल के लिए ऐसे सोचो कि यहाँ से निकाल के साइड में रख दिया, यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है जी। अब बात करते हैं जो बचे हुए, बचे हुए कितने होंगे पहले ये सोचो। 6 बचे हुए, बट 6 जो बचे हुए हैं वो डायगोनल के आधे ऊपर है और आधे नीचे है। देखो ध्यान से, जितने ऊपर है उतने नीचे है ना, ठीक है। अब वो हो क्या रहा है कि रिलेशन को अगर मुझे सिमेट्रिक बनाना है
सुन ले, रिलेशन को अगर मुझे सिमेट्रिक बनाना है तो अगर मैंने 1,2 को लिया तो 2,1 क्या बोलेगा कि भाई तू चल मैं आई, वो वाला सीन है। अरे इसको आना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। अगर ये आता है, ध्यान देना, इसका आना जरूरी नहीं है, बट अगर ये आता है तो फिर इसको आना पड़ेगा। मतलब ये इसके साथ बंधा हुआ है ना, पक्के पक्के धागे से बंधा हुआ है ये, ऐसे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि आएगा तो मैं भी आऊंगा और नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, वो वाला सीन है, ठीक है क्या। बट इस पूरे पेयर के पास, यानी कि ये जो रस्सी से बने हुए दोनों, ठीक है, इसके पास पूरे के पास दो चॉइस है, या तो ये पूरा का पूरा आएगा एक साथ, या फिर ये पूरा का पूरा नहीं आएगा, यस और नो। तो इस पूरे के पास दो चॉइसेस, एंड सिमिलरली क्या 1,3 और 3,1 भी ऐसे ही रस्सी से बने हुए हैं? हाँ जी सर, ठीक है ना। तो ये आते दोनों ही दोनों आएंगे एक साथ, या फिर दोनों के दोनों नहीं आएंगे, तो अगेन दो चॉइसेस, एंड सिमिलरली 2,3 और 3,2 ये कौन से वाले हो गए? डायगोनल के ऊपर और नीचे वालों का काम हो गया। अब बचा कौन? डायगोनल वाले, इनकी 1,1, 2,2 और 3,3। अब देखते हैं, अब उनके पास चले हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के साथ पता, मान लो मैंने एक रिलेशन बनाया होता, उसमें मैंने 1,2 और 2,1 को तो डाल ही दिया। अब सोचो पहले कि रिलेशन सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक है। अब मैं गया 1,1 के पास, ठीक है, तो मैंने कहा भाई देख तू आ रहा है, उसने बोला हाँ मैं आ रहा हूं, अभी बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है? बट उसने बोला होता कि मैं नहीं आ रहा, तो भी है। इसका मतलब 1,1 का आना एक रिलेशन बनाना सिमेट्रिक, और 1,1 का ना आना एक दूसरा बनाना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब इसके पास कितनी चॉइसेज है? दो चॉइसेज है। सिमिलरली दो, तो टोटल इनकी इतनी हो गई है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है क्या। ये हो गए कौन से वाले? डायगोनल वाले, ये हो गए डायगोनल वालों की पास चॉइस, और ये हो गए हमारे पास नॉन डायगोनल वाले, उनके सर के ऊपर और चरणों के नीचे, ठीक है ना, नॉन डायगोनल। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब सोचो जरा कि आंसर कितना हो गया टोटल इसका? 2⁻6 हो गया, ठीक है, 2⁻6 हो गया। अब अगर मेरे पास ए सेट में 4 एलिमेंट होते, अगर सेट में कितने एलिमेंट होते? 4 एलिमेंट, तो अब ईशा बताएगी कितना आंसर आएगा। हाँ जी ईशा जी बताओ, अगर सेम बात पूछी जाए, बस ए सेट में अब 4 एलिमेंट है, तो बताओ कि कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस बनेंगे? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, बताने हैं। हाँ जी 2⁻10। ओके, अभी ईशा से पूछना चाह रहे हैं यार, शायद बता पाए। हाँ माही कुछ बोल रही है, ईशा को बताओ। ईशा जी, अच्छा, हाँ चलो ईशा जी बताओ आप। मुस्कान बोल रही है यार इतना भी नहीं बताया जा रहा इससे, छी, है ना मुस्कान, ऐसी बोल रही है ना तुम? ऐसे नहीं। चलो भाई, हाँ बल्कि आप बताओ यार, तुम्हें क्या लग रहा है कितना आना चाहिए? 2⁻10 कैसे, क्या सोचा आपने? ओए हेलो, हाँ 4 है, 2⁻4 हो गया डायगोनल से, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। एंड 2⁻6 हो गया नॉन डायगोनल से, क्योंकि 12 बचे, 6 ऊपर होंगे 6 नीचे होंगे, बट 6 जोड़े होंगे वो, तू चल में आई, है ना, तो 2⁻6। बात समझ में आ गई ना, तो 2⁻10 इज द आंसर। अच्छा चलो अब जल्दी से मुझे फाइनल आंसर बता दो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए कंटेनिंग p एलिमेंट्स, पी फॉर प्रियंका, है ना। चलो बताओ है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन सेट ए कंटेनिंग p एलिमेंट्स।
2 की पावर p इंटू पी प्लस 1/2, बट कैसे आया 2 की पावर में। देखो जब p एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेम एक सेट ए में, तो p ही डायगोनल वाले बनेंगे, 1 1 2 2 3 3 p p। बात समझ में आ रही है ना। तो 2 की पावर p तो हो गए डायगोनल से। अच्छा टोटल पेयर्स कितने थे, टोटल पेयर्स कितने थे p स्क्वायर, उसमें से p पेयर्स डायगोनल वाले माइनस हो गए, ये बचे टोटल नॉन डायगोनल वाले पेयर्स। बट उसका क्या कर दो हाफ, आधे ऊपर आधे नीचे, ठीक है। और इन सब के पास अब चॉइस हो गई 2 2 2। तो 2 की पावर में आ गया p स्क्वायर माइनस का p/2। बेस से में पावर ऐड कर दो तो फाइनली बचेगा 2 की पावर p स्क्वायर प्लस का p/2, ठीक है। और फाइनली हो गया ये 2 की पावर में p इंटू में p प्लस का 1/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। इज दिस डन, ठीक है। तो ये सारा पढ़ के आना एक बारी, और फिर ट्रांजिटिव रिलेशंस करेंगे एंड देन एग्जांपल्स, ठीक है। बाय, टेक केयर। संडे इस बार ऑफ रहेगा भाई, ठीक है। हाँ सोना आराम से, जितना मर्जी सोना। ओके जी वेलकम, मुझे पार्टी दे देना फिर आप, संडे वाली पार्टी छुट्टी की।